वेलकम बैक। हम जो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला सीरीज हमने स्टार्ट किया है 10+2 कॉमर्स में। इसमें जो हमारा अगर सिलेबस का पहला पैराग्राफ देखोगे ये ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज कंसोलिडेशन। टेक ओवर इज ऑल्सो एमलगमेशन ओनली, वो हमने कर ये बच गया है। आज हम ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें इस सीरीज पे आ जाते हैं। पैरेलली आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो शिवम सर पढ़ा रहे हैं। और टेक्स्ट वाला भी जल्दी होपफुली नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा नीचे टेक्स्ट वाला पार्ट है। इकोनॉमिक्स वाला भी पैरेलली मेरी बात हो रही है फैकल्टी से, तो वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे जस्ट आज कंफर्म करना है, क्योंकि हमारा ये पहला वाला पैरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट वांट टू नो, आप में से किसी को अभी तक का कोई डाउट फर्स्ट पैरा पे ऑफ द सिलेबस जो है, ये जो मेन अकाउंटिंग वाला पार्ट है, इसमें किसी का कोई डाउट तो प्लीज बता दो। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था कि आपको थोड़ा टाइम निकालना है। जो मेरे चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम के लेक्चर्स है अकाउंटेंसी के, उसमें दो तरह के हैं। एक नॉर्मल है अकाउंटेंसी लेक्चर्स करके प्लेलिस्ट, दूसरा है न्यूली एडिट ड्रॉप। जो पुराना है उसमें से आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 16 है अप टू पार्टनरशिप। अप टू पार्टनरशिप वो 16 लेक्चर प्लीज आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं। इट्स नॉट बेनिफिशियल कि मैं उन सबको दोबारा से रिकॉर्ड करके या दोबारा से लाइव ले लूं। तो बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वर्जन में बना दिए लेक्चर से, आप वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 16 जरूर देख लेना। और उसके बाद न्यूली एडिटेड टॉपिक्स है। न्यूली एडिट टॉपिक जो है वो आप ऑलमोस्ट सारे देख लो, बिकॉज वो क्या है, टेक्स्ट पे है, तो आपके सिलेबस में टेक्स्ट भी है। वो कॉस्टिंग पर है, आपके पास कॉस्टिंग भी है, और कुछ अकाउंटिंग के टॉपिक्स है। वो न्यूली एडिट टॉपिक्स आप सारे देखो। और ये जो पुराने लेक्चर है फाइव अकाउंटेंसी लेक्चर, उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 16 आप जरूर जरूर और जरूर देखो, पैरेलल टू जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ मिस करोगे। और मेरी लेक्चर तो आधा घंटा 40 मिनट की होती है, तो बाकी दिन में आप क्या करोगे? बाकी दिन में आपको वो सब चीजें भी करनी है अपार्ट फ्रॉम जो आप बाकी चीजें अलग से कर रहे हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज उन लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर लो, उससे आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है? तो आई होप अगर कोई डाउट नहीं है जितना हमने आज तक पढ़ा है, तो जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे इस फर्स्ट पैरा का, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज, आपके सिलेबस में सिर्फ कंसोलिडेशन लिखा है, तो हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या है कंसोलिडेशन का मतलब। कोई मुझे बता सकता है कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? क्या कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन का? कंसोलिडेट करना क्या मतलब होता है कंसोलिडेट करना? कहीं पढ़ा था हमने रिसेंटली कंसोलिडेट का टर्म? जी, अनुराधा, ट्राई दे सकते हो इसको? सर ज्वाइन ज्वाइन करना। ठीक है। और कुछ मतलब कंसोलिडेशन का अकाउंटेंसी टर्म में कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? ट्राई करो, ट्राई करो। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यस स्क्रीन पे सर। आप लोगों को क्या दिख रहा है? सर इंडियन ऑयल एनुअल। सर एट द एंड जो हम मतलब फाइनेंशियल पोजीशन और वो बताते हैं ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ, सर उसी को बोलेंगे, कंसोलिडेट करेंगे ना उसको हम। देख उसको हम बोलते हैं समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटस बना देना। कोई और बच्चा ट्राई कर सकता है? अच्छा, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? सर इट इज अब एक्चुअली सर
सर जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं उनके बारे जी में सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका कंसोलिडेशन करना होता है। ठीक है, थोड़ा और इलाबोरेट कर दोगे इस चीज को? सही सही बोला आपने, बट थोड़ा इलाबोरेट करो। मतलब आपने जो टर्म बोले ना, एक जनरल टर्म बोले कि पेरेंट कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना होता है। तो बहुत हद तक सही बोला आपने, बट ये ऐसी चीज है कि जो शायद सब बच्चों को समझ नहीं आई क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना? बट फिर भी बहुत हद तक सही बोला आपने। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ताकि आपको ये चीज समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सर इसमें भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कंसोलिडेट करेंगे ना, दोनों कंपनीज के, पेरेंट्स कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के। क्यों करते? सर दोनों, सर जैसे पेरेंट कंपनी और जो सब्सिडियरी कंपनी है, उन दोनों को ज्वाइंट करके जो हम बनाएंगे मतलब स्टेटमेंट्स। क्यों क्यों बनाएंगे? सर सर बिकॉज आइडेंटिटी सेम दिखाने के लिए कि ये दोनों कंपनी जो है वो एक कंपनी है, नॉट अ। जैसे मर्जर हुआ है या फिर वही। हम्म बताओ बताओ। सर टू शो ए ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एज ए होल ऑफ द ग्रुप। देखो मैं आपको ना ये दिखा रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है? स्टैंड अलोन Standalone financial statements of Indian Oil Corporation Limited as on 31st March 2024। ठीक है, ये बोल रहा है इंडियन ऑयल की स्टैंड अलोन एज ए इंडियन ऑयल एज ए कंपनी, इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। इसमें अगर आप देखोगे नॉन करंट एसेट, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 61,000 करोड़ की, दिख रही है यहाँ पे। इनके इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये बैलेंस शीट दिख रही है ना आपको, कि मैं जूम करूं? दिख रहा है? सर दिख रही है, दिख रही है। अगर आप इंडियन ऑयल की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखोगे, अगर इंडियन ऑयल का एक बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है? इंडियन ऑयल के जो फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल 1,77,000 करोड़ के है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इतना है, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 61,000 करोड़। इससे क्या समझ आएगा यार, इंडियन ऑयल ने कहीं इन्वेस्ट किया है 61,000 करोड़, यही समझ आ रहा है। अगर आप इसे शेयर होल्डर हो तो आपको क्या समझ आया कि भाई इंडियन ऑयल है, कंपनी है, ये इनके फिक्स्ड एसेट्स है, ये इनकम टैक्स एसेट है, अदर करंट है, और कहीं पे इन्वेस्ट किया है कि नहीं? यही समझ आएगा ना। फिर आप बोलोगे यार कहां पे इन्वेस्ट किया है, तो आप कहां पे जाओगे? नोट नंबर 4 पे। यही है ना, लॉन्ग टर्म यस। इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। फिर आप जाओगे यार फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट है, नोट नंबर 4, तो आप जाओगे नोट नंबर 4 पे। यहाँ पे इनकी ये तो बैलेंस शीट हो गई, नीचे पीएनएल आ गया। पीएनएल में देखोगे भाई इनका रेवेन्यू इतना है, अदर अदर इनकम इतनी इतनी आई है, ठीक है ना? अब वो बोलोगे यार जरा नोट नंबर 4 देखेंगे, नोट नंबर 4 में क्या है। जब आप नोट नंबर 4 पे आते हो, नोट नंबर 4 में क्या दिखा रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, यही बोल रहा है हमने इन्वेस्टमेंट की है। कहाँ की है? हमने अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी शेयर्स, उसमें हमारी सब्सिडरीज है सीपीसीएल, सीपीसीएल में हमने इतना इन्वेस्ट किया है 509 करोड़। लंका आईओसी में हमने इतना इन्वेस्ट किया है, इंडियन ऑयल मॉरिशस में इतना किया है, इंडियन ऑयल मिडिल ईस्ट में इतना किया है, इन सब में इतना इन्वेस्ट किया है। इंडियन ऑयल सिंगापुर में हमने इतना इन्वेस्ट किया है, टोटल 18,000 हो गया। और बोल रहा है एसोसिएट्स में हमने इन्वेस्ट किया है, पेट्रोनेट एलएनजी में इतना इन्वेस्ट किया है, एवी ऑयल इंडिया में इतना इन्वेस्ट किया है, पेट्रोनेट में इतना किया। उसके बाद हमारी कुछ जॉइंट वेंचर है जिनमें हमने पैसा लगाया है, इंडियन ऑयल अदानी वेंचर लिमिटेड में इतना लगाया है, लुब्रिजॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इतना लगाया। टोटल मिला के ये सारा हमने पैसा लगाया है, इंडियन कंपनीज में लगाया। अगर आप इतना ही देखोगे तो आपको क्या लगेगा यार इतना पैसा इन्होंने कहीं और इन्वेस्ट किया है, बट रियलिटी में क्या है? रियलिटी में अगर आप देखोगे, इंडियन ऑयल की एक कंपनी है जो अपने से ऑपरेशन कर रही है, कुछ काम इंडियन ऑयल है जो इंडियन ऑयल करती है बट उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में नहीं रखा है। इंडियन ऑयल ने उस काम के लिए अलग से एक कंपनी बना दी है, या अलग से किसी के साथ मिला के कंपनी बना दी है, तो वो बिजनेस कर रही है। तो आपको तो सिर्फ अभी इंडियन ऑयल की स्टैंड अलोन फाइनेंस स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा कि इंडियन ऑयल का कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एज ए ग्रुप इसका, एज अ कंपनी इसका कितना सेल है, एज अ कंपनी इसका परचेज कितना है। बट इंडियन ऑयल पता क्या किया, अपना ये कंपनी अलग से रखा है, बाकी सब काम के लिए अलग अलग कंपनी रखी है। ये ट्रू पिक्चर पता नहीं चलती है इंडियन ऑयल एज अ ग्रुप की। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं, रिलायंस की।
आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक मेन कंपनी है जो मेनली किस में डील करती है, पेट्रोलियम में डील करती है, ऑयल एंड गैस में डील करती है। बट क्या आप मुझे बताओ, क्या रिलायंस सिर्फ आज की डेट में सिर्फ ऑयल एंड गैस में है? द आंसर इज नो। रिलायंस No. सिर्फ गैस में नहीं है। आपको पता है, आप रिटेल में ले लो तो रिलायंस के अभी जियो मार्ट का कॉन्सेप्ट है। आप इलेक्ट्रॉनिक में जाओ, रिलायंस का ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है। आप अपैरल में जाओ, सिलेरो और ये सब कुछ ब्रांड्स उनके हैं। आप ऑनलाइन उसमें देखो तो एजियो इनका ऐप है। आप टेलीकम्युनिकेशन में देखो तो जियो है। फाइनेंस में आया जियो फाइनेंस सर्विस है। कोई काम नहीं है जो रिलायंस ने छोड़ा है। आज की डेट में कोई भी काम नहीं है इंडिया में, दुनिया में, जो रिलायंस नहीं कर रहा है कि नहीं? क्रिकेट में भी घुसे, सब जगह घुसे हैं, जियो हॉटस्टार में घुसे हुए हैं, एंटरटेनमेंट में है, न्यूज चैनल्स है, ये सब चीज में घुसा हुआ है। तो क्या वो सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट में? आंसर इज नो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी रखी है, उसके बाद ये दूसरी कंपनी खोले, रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। और क्या होता है, रिलायंस और जियो इन्फोकॉम के शेयर्स खरीदता है और दिखाता है इन्वेस्टमेंट इन जियो, इन्वेस्टमेंट इज ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इज फलाना, इन्वेस्टमेंट इन ढिमकाना। तो उस सब में इन्वेस्ट करता रहता है। तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर बैलेंस शीट देखोगे, उसमें क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इतना होगा। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है? वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा बिजनेस है। वो पूरा बिजनेस के अंदर एसेट्स है अलग से। तो जैसे ये आपको दिख रहा है सीपीसीएल में इतना इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सीपीसीएल का पीछे एक पूरा रिफाइनरी लगा है जो ऑयल में डील करता है, जो खुद पेट्रोल बनाता है, डीजल बनाता है, परचेज कर लेता है, उसके फिक्स्ड एसेट्स है। So when you want to show the true picture of Indian Oil, you will have to show all the assets that are in the balance sheet of Indian Oil, as well as that are in the balance sheet of other company which have been acquired by Indian Oil, which are the subsidiaries of the Indian Oil, which are the JVs of the Indian Oil. उन सब के एसेट्स आपको अपने में दिखाने पड़ेंगे, उन सब का रेवेन्यू आपको अपने में दिखाना पड़ेगा, उन सब के एक्सपेंडिचर आपको अपने में दिखाने पड़ेंगे। तभी एक शेयर होल्डर को, when he decides to मैं रिलायंस, जब मैंने शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन IOCL, उसको सिर्फ ये नहीं रखना कि मैं IOCL ऑयल एंड गैस में, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई जो वहां पे आगे IOCL पैसा लगाता है वो बिजनेस क्या है, वो पूरा बिजनेस का क्या फायदा है, उस पूरे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं। मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं तो मुझे ये नहीं देखना मैं रिलायंस इंडस्ट्री जो पेट्रोल एंड डीजल में डील करते हैं उसमें पैसा लगा रहा हूं, नहीं। मैं रिलायंस एज अ ग्रुप में पैसा लगा रहा हूं और वो मेरा पैसा आगे कहीं कहीं और इन्वेस्ट होता जाएगा। तो आई नीड टू नो द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द ग्रुप। दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है इस चीज को। जो भी कंपनी इंडिया में अगर उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट है, जेवी है, तो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दे, साथ में ही वो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दे, ताकि शेयर होल्डर्स को, ताकि स्टेक होल्डर्स को पूरी पिक्चर ऑफ द कंपनी पता चल जाए। समझ आई बात? समझ आई बात? यस सर। ठीक है। अब इंडियन ऑयल की एग्जांपल देंगे। इंडियन ऑयल को बोला, देखो भाई तुम्हारी तो सब्सिडरी है, तुम्हारी तो जेवी है, तुम्हारे तो एसोसिएट है, तो वी वांट ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्या इंडियन ऑयल ने इसका पालन किया। देखो कितनी कंपनीज में इंडियन ऑयल ने पैसा लगाया। अब ग्रीन गैस है, वो सिर्फ गैस का काम करती है। इंडियन ऑयल, अदानी अंचल, ये गैस का काम करती है। मुंबई एविएशन, ये एविएशन फ्यूल का काम करती है। एनपीसीएल, ऐसे ऐसे ये बहुत सारी कंपनी, GH4, इंडियन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है। यहाँ सब में इंडियन ऑयल गया है, बट ये अपनी बैलेंस शीट में नहीं गया है, अलग से कंपनीज फ्लोट कर रही है। इंडियन ऑयल तो फिर भी सिंपल मोर और लेस ऑयल एंड गैस में ही है, एनर्जी सेक्टर में। रिलायंस तो कोई काम ही नहीं है जो रिलायंस ने स्टार्ट किया है। तो शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए ना भाई सारा कहाँ पैसा लगा हुआ है। तो उसके लिए आप कंसोलिडेटेड फाइनेंस में बनाने पड़ेंगे। लेट्स सी इंडियन ऑयल ने कंसोलिडेटेड फाइनेंस में बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम डाउनवर्ड्स, ये हो जाएंगे स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि मैं इन्वॉल्व होता हूं इस प्रोसेस में। ये जो बनाते हैं ना बैलेंस शीट इंडियन ऑयल की, तो मैं उसी डिपार्टमेंट में हूं। अब आता है देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कितने हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंस में? अब क्या हो गया, उन सब सब्सिडरीज और उन सब जेवीज, सब्सिडरीज के पूरे एसेट इंडियन ऑयल में मिल जाएंगे और जेवीज के 50 मिलेंगे, एसोसिएट्स के नहीं बैठे हैं। अब देखो, अब इंडियन ऑयल ने क्या किया, वो जो ऊपर देखो, अब अगर आप स्टैंड अलोन में देखते थे कितने इन्वेस्टमेंट्स थे, कुछ 67,000 करोड़ थे, ठीक है नहीं? अब उसमें क्या हुआ, जेवी और सब्सिडी जो हट गई, पीछे क्या बची, जो एसोसिएट्स और बाकी सब बची। उन 37 जो 67,000 उसमें से वो 30,000 करोड़ का क्या था,
वो 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी जो जेवीज में थी, जो सब्सिडीज थे, उसको आप तोड़ डालते हो, वो जैकपॉट है, उस जैकपॉट को खोल देते हो, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे एसेट लिखेंगे, वहां पे लाइबिलिटी लिखेंगे, और एसेट्स और लाइबिलिटीज नेट एसेट्स वाइज बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। अब देखो प्लांट, अब देखो एसेट्स इसके बढ़ गए, पहले 1,77,00,000 के एसेट्स थे, अब 1,92,00,000, ये 15,000 करोड़ के क्यों बढ़े, जो बाकी जेवीज और सब्सिडीज के आपके एसेट्स आके, वो कैसा होगा, सीपीसीएल के एसेट्स होंगे, सीपीसीएल में आपके सारे एसेट्स आप में आ जाएंगे, जो भी सब्सिडी होते हैं उसके 100% एसेट्स आपके पास आते हैं। अब बोलते सर 100% तो हमारे है ही नहीं, हमारे तो 50% होते हैं, जो बाकी 60% हो सकते हैं, जो बाकी है वो हम दिखाते हैं एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब देखोगे नीचे सारे उनके मिक्स कर दिए हमने, तो एज ए ग्रुप इंडियन ऑयल का पता चला कि टोटल एसेट्स है 4,82,000। हो सकता है सिंगल एलोन पे ये 4,82,000 नहीं है। इस तरह से आप क्या किया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 4,740, मतलब जो इंडियन ऑयल की बैलेंस शीट है इसमें अगर पूरे एसेट्स है उसमें से 4,746 करोड़ का जो पैसा है वो हमारा नहीं है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। जो बाकी उन जेवीज और सब्सिडीज में जिनका पैसा है वो 4,746 करोड़ है, उसके बगैर बाकी सब हमारा है। इस तरह से हमने एज ए ग्रुप पिक्चर दे दी। ठीक है, समझ आई बात, यहां तक समझ आया? यस सर। यस सर। इसी तरह से अब हमने रेवेन्यू जो दिखाया वो पूरा दिखाएंगे, इंडियन ऑयल का प्लस इन सब सब्सिडीज और जेवीज का अपना हिस्सा मिला के कितना रेवेन्यू हमारा हो गया, और कंसोलिडेटेड फीचर दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड हमारा प्रॉफिट कितना है। जैसे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे आया 43,000, और इंडिविजुअल अगर प्रॉफिट देखोगे वो इतना नहीं था, 326 234। कितना था वहां पे प्रॉफिट, 43,000 करोड़ कंसोलिडेटेड एज ए ग्रुप, बट एज इंडिविजुअल अगर देखोगे तो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट था 39,000 करोड़। ठीक है, तो देखो ये स्टैंड अलोन बेस पे 39,000 करोड़ था, बट जब सब कंपनीज और सब्सिडीज को मिला लिया तो इंडियन ऑयल का प्रॉफिट कितना है, 43,000। तो एज ए ग्रुप पता चल गया, क्योंकि इंडियन ऑयल ने कुछ काम अपने पास रखे, फिर बाकी छोटे मोटे काम डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, अलग से कंपनी बना दे। एज ए ग्रुप इंडियन ऑयल का प्रॉफिट है 43,000, एज ए स्टैंड अलोन इट इज इतना। इस तरह से ये कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है, इसी तरह से रिलायंस भी अपना बनाती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंस के भी हमने नोट्स दे दिए। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, इन्वेस्टमेंट तो वहां पे आ गई, इन्वेस्टमेंट वहां पे आ गई, तो अब क्या बचेंगे, इन्वेस्टमेंट कौन से बचेंगे, फिर एसोसिएट्स के बचेंगे। यहाँ पे इंडियन ऑयल की जो फिलॉसफी है, इंडियन ऑयल ने फिलॉसफी की है, जहां तक जेवी की बात है, सब्सिडी तो कंसोलिडेट कर दिया है, बट जेवी के बारे में इंडियन ऑयल ने बोला है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट्स हैव बीन शोन एज पर इक्विटी मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। इसको आपको नहीं पढ़ना भी इक्विटी मेथड क्या होता है, जो नॉर्मल कंसोलिडेशन उसमें आप सारे इसके ऐसे मिलते हैं, इक्विटी कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, हम एज एन इन्वेस्टमेंट ही दिखाते हो, बट सब्सिडी का आपको तोड़ना पड़ता है। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव बीन रिड्यूस्ड बाय शेयर ऑफ लॉसेस एंड व्हेरेवर अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द एंटिटी एग्जिस्ट अनलेस लॉसेस हैव बीन सेट ऑफ अगेंस्ट सच इंटरेस्ट। तो इसमें आप क्या करते हो, जो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसी पे दिखाते हो, बट अगर वहां से कुछ लॉस होता है वो आप इसमें से लेस करते हो, अगर प्रॉफिट होता है वो इसमें ऐड करते हो, बट अदर से इस इन्वेस्टमेंट को तोड़ के एज एन एसेट और सब कुछ नहीं बनाते हो। बट जहां तक सब्सिडी की बात है वहां पे उसका पूरा तोड़ देते हो। तो इस केस में हमने क्या किया, कंसोलिडेशन सिर्फ सब्सिडीज का किया है, बिकॉज केस उसको अलाउ करता है, जेवी और एसोसिएट का नहीं किया है। किसी केस में आप जेवी का भी कर सकते हो, बट एसोसिएट का नहीं करते हैं, एसोसिएट का एज एन इन्वेस्टमेंट आप दिखाते हो। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया इंडियन ऑयल का। अच्छा एक और चीज कुछ और है क्या इसमें, this is not required, just want to see some other things. आप में से किसी ने आज तक किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है? चलो अब आते हैं वापस कंसोलिडेशन पे। तो क्या समझ आया हमें, कंसोलिडेशन से हमें क्या समझ आया,
कि अगर कोई कंपनी है, जैसे मैं आईओसीएल की बात करता हूँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करता हूँ, इनकी एक अपनी बैलेंस शीट होगी, रिलायंस की भी अपनी बैलेंस शीट होगी, बट इन्होंने आगे कहीं इन्वेस्ट किया होगा। कहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा? सब्सिडरी पे किया हो सकता है, एसोसिएट पे किया हो सकता है, जेवी पे किया हो। एक तो ये अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरे स्टैंड अलोन बैलेंस शीट मतलब पूरे स्टैंड अलोन फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसमें स्टैंड अलोन ये बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे। तो कंपनीज एक्ट इनको बोलता है कि अगर आपकी सब्सिडरी है, आपकी जेवी है, एसोसिएट है, तो आप अपनी स्टैंड अलोन तो बनाओगे ही बनाओगे, उसके साथ साथ आपको अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं। समझ आई बात? तो ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी कंसोलिडेटेड पोजीशन भी स्टेक होल्डर्स को दिखानी है, उसके लिए आप कंसोलिडेटेड फाइनेंस बनाओ। अब आई बात कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे, लॉ बोलता है बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा? हमने पढ़ा था, लॉ बोलेगा चाय बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। कैसे बनाएंगे चाय, कौन बोलेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा। इसी तरीके से इंडिया में जब कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट बोला बनाने के लिए, अब कैसे बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंस, कौन बताएगा? सर इंडेस बताएंगे। और अगर जिन कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है इंडेस, उनको कौन बताएगा? एएस बताएगा। तो एएस जो इसके लिए रिलेवेंट है वो बताएंगे कि आपको ये चाय कैसे बनाने हैं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंस में कैसे बनाने हैं, वो एएस बोलेगा। एएस नहीं बोलता बनाने हैं, बनाने लॉ बोलता है। बनाएंगे कैसे, उसके लिए गाइडेंस जरूरत होती है, फिर कोई अपनी मर्जी से ऐड करेगा, कोई अपनी मर्जी से करेगा। कैसे करना है सही तरीके से, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उतना डेप्थ में आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दूंगा। बट उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारे बीच में आ जाएंगे, जिनको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले आपको समझना है दैट इज ग्रुप। ग्रुप इस सबको बोलते हैं, व्हेन वी से ग्रुप, हम बोलते हैं ग्रुप का मतलब क्या है? एज अ ग्रुप। अगर आपको पता है अभी अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो गया, एयर इंडिया का एक प्लेन अहमदाबाद में क्रैश कर गया। तो आपको पता है एयर इंडिया किन की कंपनी है? कोई बता सकता है? टाटा ग्रुप की सर शायद पहले वो गवर्नमेंट के अंडर थी ना शायद। पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट के अंदर थी, बहुत सही बताया आपने। फिर लास्ट टू लास्ट ईयर शायद टाटा ने उनको टेक ओवर किया था, तभी आपने अभी देखा होगा टाटा का ही टीवी आया पहले। और टाटा का जो सन है, आई डोंट रिमेम्बर, चंद्रशेखर सम टाटा, तो उसने अभी अनाउंस किया कि हर फैमिली को जिनकी डेथ हो गई, उनके फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलेगा टाटा की ओर से। मेरे को यहाँ कहने का मतलब है कि टाटा, हम जो बोलते हैं ना टाटा, टाटा इज अ ब्रांड ना, मतलब एक ग्रुप है वो पूरा। तो उसमें आप देखोगे टाटा मोटर्स भी है, टाटा कंज्यूमर्स भी है, टाटा ईएलएक्सआई भी है, ये सब चीजें है कि नहीं? जी टाटा का ये जी। टाटा मोटर्स भी है, ये सब है। तो होल ग्रुप इस जो मेन ग्रुप है वो है टाटा ग्रुप। तो मेन एक टाटा कंपनी है, उसके अंदर उनने बहुत सारी ये सब्सिडरी जैसे कुछ रखे हैं जो अलग अलग काम करते हैं। टाटा मोटर्स जो है वो ऑटोमोबाइल्स, आप पता है इतना इनका ब्रांड का याद था। हम जब कश्मीर में होते थे तो हम बोलते थे मेटाडोर जो होती थी, हम नहीं बोलते थे मेटाडोर है, हम बोलते टाटा गाड़ी है। टाटा तो मतलब ब्रांड ना, वो टाटा गाड़ी थोड़ी थी टाटा की थी, बाकियों का ब्रांड, पर उनका इतना ब्रांड था, हम उस गाड़ी को ही टाटा गाड़ी बोलते थे। आपको पता है एफएमसीजी में भी है टाटा टी, ये सब कुछ। लिप्टन इज अ ब्रांड, हम बोलते हैं लिप्टन चाय, जबकि लिप्टन एक ब्रांड है। ये कुछ चीजें होती है जो ब्रांड की वजह से, पेप्सोडेंट करना है, अरे टूथपेस्ट है वो। तो इसी तरह से मेरा कहना है टाटा ग्रुप जब वो बोलते हैं तो इसमें टाटा की सारी कंपनीज आ जाती है। तो इसमें क्या होती है, बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरीज और जेवीज होती है, इन सब को हम मिला के क्या बोलते हैं? टाटा का ग्रुप। सिमिलरली रिलायंस ग्रुप, उसमें रिलायंस की सारी कंपनीज आती है। लेट मी शो यू समथिंग। एक इमेज थी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि रिलायंस कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस है।
आपको अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, ये मुकेश अंबानी दिख रहा है, ये तो मेन कंपनी रिलेशन। अब देखो किसमें है, टेलीकॉम में भी है, इसमें आपकी एक जियो कंपनी है, पेमेंट्स में जियो मनी है, फ्लेक्सी पे है, पॉलीमर बिजनेस जो है उसमें आपका रिलैक्स है, गुड है, ई कॉमर्स में आपका एजियो है, जियो मार्ट है, जियो है। हर कोई अलग अलग कंपनी है। पेट्रोलियम में आपका है, देखो इतने सारे, जियो बीपी है इनका, फ्यूल फॉर यू है, टेक्सटाइल्स में आपका ओनली विमल है, ड्यू है, नाइस है, ये सब किनके है? रिलायंस के है। रिटेल स्टोर में आपका रिलायंस फ्रेश दिखेगा, जियो स्मार्ट दिखेगा, दिखते हैं ये सब कुछ आपको मार्केट में। ट्रेंड्स दिखता है आपको, ट्रेंड्स फुटवेयर, ये सब अलग अलग कंपनीज है। मीडिया में आप देखो, मीडिया में आपका न्यूज 18 मिलेगा, कलर्स मिलेगा, वूड, मनी कंट्रोल इसमें। रेस्टोरेंट में आप देखोगे रिफ्रेश, वाइल्ड बीन। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रिलायंस डिजिटल मिलेगा, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में रिलायंस गैस मिलेगा, पॉलिशर्स में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, डिजिटल सर्विस में आपको मिलेगा अभी जियो हॉटस्टार मिलेगा, जियो सावन मिलेगा, जियो मिट मिलेगा। आप देखो कोई ऐसी जगह नहीं है जो रिलायंस ने छोड़ दी है। ई कॉमर्स से लेके, पॉलीमर से लेके, टेलीकॉम से लेके, रिफाइनिंग से लेके, रेस्टोरेंट, डाइनिंग, तो सब जगह रिलायंस भरा पड़ा है। इस सबको हम क्या बोलेंगे? रिलायंस एज ए, रिलायंस एज ए क्या बोलेंगे? रिलायंस एज ए ग्रुप। तो आपको ग्रुप समझ आया? इसमें क्या होगा? होल्डिंग कंपनी होगी और उसकी सब्सिडरीज कंपनी होगी। होल्डिंग कंपनी का डिटेल में बहुत मतलब निकलता है, बट आपको बहुत सिंपल याद है ना, अगर होल्डिंग कंपनी का दूसरा नाम होता है पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी कंपनी मतलब वो है, अगर किसी भी कंपनी में उसका कंट्रोल है तो हम बोलेंगे कि ये उसकी होल्डिंग कंपनी है, ये उसकी पेरेंट कंपनी है। अब कंट्रोल कैसे आता है? और जिस कंपनी में इसका कंट्रोल है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी। अब एक कंट्रोल कैसे आता है? ये दो तरीकों से आता है। या तो आपको 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है शेयर्स में, वो कैसे होगा? आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स है। या आपके पास क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को चलाते हैं, उनको अपॉइंट करने का पावर है मोर देन 50%। किसी भी रीजन से आपके पास ये पावर है, आपके पास 50% से कम शेयर हो सकते हैं, बट आपके पास ये पावर है कि आप इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 50% से ज्यादा आप अपॉइंट। अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 है, आपके पास पावर है कि आप 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट कर पाओगे। अगर रिलायंस ने किसी कंपनी में सपोज 50% शेयर नहीं लगाए, बट उसके पास उस कंपनी का इतना पावर है कि वो उसके 3 आउट ऑफ 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो अल्टीमेटली क्या है? वो 3 अपॉइंट करेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसला लेंगे, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग किसकी है? रिलायंस की है ना। So though it is not having more than 50% share, it still is the parent of that company because it has the power to direct, to appoint the majority of the board of directors. Ultimately, the decision making is done by the board of directors. तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो इन्हीं के पास है। तो जो हम जो नॉर्मल देखते हैं यार, होल्डिंग कंपनी होती है जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, ये किसी हद तक सही है, बट इज पार्शियली ट्रू। इसके बगैर भी आप होल्डिंग हो जाओगे अगर आपके पास शेयर ज्यादा नहीं है, बट यू हैव द पावर टू अपॉइंट द 50% और मोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ आई आपको बात? समझ आया? सर लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं होंगे तो उस मतलब कंपनी को कैसे ये पावर्स मिल सकते हैं किसी को अपॉइंट करना या मैनेज करना? होता है, प्रैक्टिकली होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है? रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है। मैंने अपनी एक छोटी कंपनी स्टार्ट कर ली है, बट मेरा आइडिया जो बिजनेस का बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? रिलायंस को मैं अपने शेयर्स बेच नहीं रहा हूं, ठीक है? मैं रिलायंस को अपने शेयर्स नहीं बेच रहा हूं। रिलायंस इज ऑल्सो सीइंग ए पोटेंशियल इन मी, बट आई एम नॉट गिविंग माई शेयर्स मोर देन 50% टू रिलायंस। बट मैं बोलता रिलायंस को ठीक है, आप अपना डिसीजन मेकिंग ये सब कुछ मेरी कंपनी में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसा मेरे पास ही रहेगा, शेयर्स मेरे पास रहेंगे। आपको मैं 40% शेयर्स दे दूंगा, मैं 50% से ज्यादा शेयर नहीं दूंगा। बट यस, स्टिल तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें ये राइट दूंगा कि इस कंपनी के मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर लोगे, तो मैंने डील कर दी उनके साथ। आप शेयर सिर्फ 60%, 40% ले लो, 30% ले लो, 25% ले लो, बट ठीक है, कंपनी को आपको चलाना कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गिव यू थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आई विल गिव यू द राइट कि आप मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दो चलाने के लिए, बिकॉज आपके पास एक्सपर्टीज है बिजनेस को चलाने की। मेरे पास आइडिया है क्या बिजनेस करना है, बट इस बिजनेस को चलाने का पूरा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं, वो आपके पास है।
You appoint the board of directors, you do it the way you want to. The idea is mine, I don't want my profits to be diluted. मैं 50% से ज्यादा होल्डिंग रिलायंस को दे दूंगा तो मेरा प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाएगा ना, मैं आपको अपने शेयर्स नहीं दूंगा, बट यस आई विल गिव द पावर टू डायरेक्ट द कंपनी। तो ऐसा होता है, स्टिल इट विल बी कॉल्ड, आई विल बी, माय कंपनी विल बी द सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इन दैट मैटर। ठीक है, समझ आओ। ओके सर। जी जी ठीक, आप 2-3 दिन से कहाँ थे लाइव क्लासेस में? सर, एक्चुअली घर पे ही थोड़ा बिजी थी, दैट्स व्हाई नहीं आ पाई, लेकिन मैं देख रही थी मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस। सब्सिडी समझ आया आपको? अभी तक आपने क्या पढ़ा था? सिर्फ मोर देन हाफ ऑफ द, अगर टोटल शेयर है तो वो होता है, बट मैंने आपको ये भी बताया अगर होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उसके पास पावर है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो मोर देन 50% को कंपोज कर देगी, तो तब भी वो होल्डिंग मानी जाएगी और दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी हो जाएगी। ठीक है, और ये चाय कैसे बनाएंगे आप, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि कैसे ये चाय बनानी। अब इसका क्या बोलता है फिर वो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंस सिस्टम में बनाना है, तो उसमें क्या आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी आपने बनानी है, कंसोलिडेटेड पीएनएल भी बनाना है, कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाने हैं। ठीक है ना, और ये हमने देखा अभी इंडियन ऑयल का हमने स्टैंड उनके चार्ज से देखी और उनकी कंसोलिडेटेड भी ये चार्ज से देखी। पेरेंट जो है दैट इज होल्डिंग कंपनी ऑनली, ठीक है ना, उसका नाम पेरेंट भी है, होल्डिंग भी है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जब आप कंसोलिडेटेड करते हो तो आपने क्या किया बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपली दिखा दूंगा क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं कराना है ये, वो आपको बहुत बाउंसर हो जाएगा। कल हम कुछ पढ़ रहे थे तो कल मैंने आपको दिखाया था, जब हम कंसोलिडेशन कर रहे थे, मर्जर कर रहे थे, उसी तरह से आपको बताऊंगा ये होता कैसे है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, ज्यादा डिटेल में हमें ये पढ़ना नहीं है। आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। ये इंडियन ऑयल की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, ठीक है, ये इसकी फिक्स्ड एसेट है 100, इन्वेस्टमेंट इन सीपीसीएल 20, करंट एसेट्स 30, टोटल हुआ 150, शेयर कैपिटल 90, रिजर्व्स 20, करंट लायबिलिटीज 40, ये हो गया 150। ठीक है, यहां तक। यहां पे सीपीसीएल है, सीपीसीएल की पोजीशन इज लाइक दिस, फिक्स्ड एसेट्स 30, शेयर कैपिटल 30, करंट एसेट 10, करंट लायबिलिटीज 20। ठीक है, सपोज ये ऐसी बैलेंस शीट है, ठीक है ना, रिजर्व्स इसमें करेंगे 5 और करंट लायबिलिटीज आएगा 50। फोर्टी और 10 क्या होता है 50, और ये आएगा 50। इंडियन ऑयल के पास सीपीसीएल के 60% शेयर्स है। कितने परसेंट शेयर्स है, कितने परसेंट शेयर्स है, 60% शेयर्स। 60%। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो अलग से जब होगा तब। अब इसको कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन में क्या, मैंने क्या बोला कि सीपीसीएल की इंडियन ऑयल की जब कंसोलिडेट एज अ ग्रुप बता दे, जब 60% हो गया तो ये इसकी सब्सिडी क्या ली जाएगी, सब्सिडी जो है, तो आप इसके सारे एसेट सारी लायबिलिटीज इसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो अब जब इंडियन ऑयल एज अ ग्रुप ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे तो वो किस तरह से बनेगी? अब सीएफएल जब आप बनाओगे इंडियन ऑयल के, तो आप क्या बोलोगे? इंडियन ऑयल के फिक्स एसेट कितने हो गए? 100 प्लस 40 कितना हुआ? 140। ये इन्वेस्टमेंट तो टूट गई ना, इसको इन्वेस्टमेंट को तो आपने ब्रो कर दिया। वहां पे क्या मिले? वहां पे एसेट्स मिले 40 के, तो आपने 100 प्लस 40 कितना हुआ? 140। इन्वेस्टमेंट आप नहीं दिखाओगे सीपीसीएल में, बिकॉज इसकी जगह आप क्या बोल रहे हो? इस 20 के बदले क्या है? इट इज ए जैकपॉट। ये 20 रखो आप, एक जैकपॉट है। अब इसको खोल दिया, इस पोतली को आपने खोल दिया, वहां से क्या निकला? वहां पे निकले फिक्स्ड एसेट 40 के और करंट एसेट कितने निकले? 10 के। तो अब आपके करंट एसेट एज ए ग्रुप कितने हो गए? 30 जो आपके पास है, 10 जो सीपीसीएल के पास है, तो आपके करंट एसेट हो गए 40। इसी तरह से यहां पे करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 40 और 15 कितना हुआ? 55। 35। ठीक है। और शेयर कैपिटल कितना हो गया? शेयर कैपिटल मतलब मेरी है ना, इसकी शेयर कैपिटल तो नहीं है, इसकी शेयर कैपिटल तो नहीं है, बिकॉज ये तो वहां पे जो शेयर्स थे, ये तो मैंने, ये मेरे पास ही शेयर थे ना इसके 18, उसको मैंने खोल दिया। ये 30 में से क्या था? 30 का 40% कितना था? 30 का 18 हो गया और 30 का 12 हो गया। ये 18 30 में से मेरे ही थे, ये 30 मेरे ही थे, और ये 12 जो थे, ये 12 जो थे वो बाकियों के थे, उनको बोलते हैं हम माइनॉरिटी। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। माइनॉरिटी। तो अब मैं क्या बोलूंगा? देखो शेयर कैपिटल जो मेरी है एज अ ग्रुप, वो सिर्फ ये 90 है, वो सिर्फ ये 90 है। अब हुआ क्या? अगर आप देखोगे, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था सीपीसीएल में? 20। मैंने सीपीसीएल में 20 किया था, बट 20 में से मुझे क्या मिला था? उसके शेयर्स कितने थे? 18 थे। सपोज आप इसको समझ लो, ये पूरा डिटेल में करना होता है, हमने निकालना होता है कि जब मैंने खरीदा मेरे को गुडविल था, जो भी था। बट आप ये बोल सकते हो, अभी आप देखो, आप बोल सकते हो 40 प्लस 10 कितना हुआ? 50। 50 प्लस 15 कितना होता है? 50 माइनस 15 कितना होता है? 35। सिंपल मैं बता रहा हूं, 35 है, 40 प्लस 10 50, 50 में से लाइबिलिटीज है 35। आप बोल सकते हो कि 35 में से 60% मेरा है और 40% जो है वो माइनॉरिटी का है कि नहीं? ये 35 के नेट एसेट्स जो है वो मेरे नहीं है, वो किसके है? वो माइनॉरिटी के है। तो 35 का 40% कितना होता है? 35 का 40% कर लो, कितना होता है? है कैलकुलेटर किसी के पास? अब मैंने बोला था कैलकुलेटर साथ रखा करो। फोर्टीन होता है वो, क्या होता है? 14। तो मैंने जो सारे नेट एसेट्स लिए उसमें माइनॉरिटी का कितना है? तो माइनॉरिटी का मैं अलग से दिखाऊंगा 14। मतलब मैंने जो एसेट्स वेसेट्स तो पूरे लिए मैंने, बट इसमें से 14 के एसेट्स मेरे नहीं है, वो बाकियों के, और बाकी सब मैं डालूंगा रिजर्व में। आप अभी इतना याद रखो, इसमें हमें गुडविल और वो सब निकालना पड़ता है, बाकी सब आ जाएगा रिजर्व में। तो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रहेगी 180, 90 प्लस 55, 14 15 कितना होता है? 55 प्लस 14 दैट इज 15 70, नौ तो 7 के शुरा अकू। तो रिजर्व्स आपके हो जाएंगे 21। समझ आई बात? तो इस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंस बनाएंगे, उसके सारे एसेट्स मेरे एसेट्स हो गए, उसकी सारी लायबिलिटीज मेरे हो गए, बट उसके जो नेट एसेट्स थे टोटल, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट थे 50, उसमें से आउटसाइड की लायबिलिटी थी 15, तो बाकी शेयर होल्डर्स का पैसा था 35। 35 में से 60% मेरा ही था और 40% माइनॉरिटी का था, बट मैंने तो 100% कंसोलिडेट किया। तो जो 40% माइनॉरिटी का है 14, उसको मैं अलग दिखाऊंगा और बाकी सब पैसा मैं रिजर्व में डालूंगा। ये मैंने आपको रिजर्व में बता दिया, पर इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें हमने गुडविल, कैपिटल रिजर्व, वो सब कुछ निकालना पड़ता है। बट मोटा मोटी मैंने आपको ये फोकस कर रहा था कि मैंने जब सारा कंसोलिडेट किया उसका, उसमें से माइनॉरिटी का कितना था वो मैं अलग से दिखाता हूं। और माइनॉरिटी का कितना है? दैट इज परसेंटेज शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी, दैट इज 40% इन दिस केस, इनटू द नेट एसेट्स जो सब्सी के है। सब्सी के नेट एसेट्स जो थे वो 35 लाख के थे। 35 का 40% 14 लाख परटेन्स टू माइनॉरिटी, वो मैं अलग से दिखाऊंगा, बाकी सब मेरा है। ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों आप दिखाते हो पूरे एसेट्स? बिकॉज इन एसेट्स पे तो एसेट का फंडा क्या है? कंट्रोल होना चाहिए, तो कंट्रोल तो मेरे पास है ना, इन एसेट्स का कंट्रोल तो मेरे पास है, तो मैंने कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया। बट
जहां तक दूसरी बात है कि मैंने कितना पैसा दिया उसके लिए, मेरी ओनरशिप कितनी है उस केस में, दैट इज लेस 14, क्योंकि 14 बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। इस तरीके से हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाते हैं अलग से। तो क्या कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझाया क्या मतलब है? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ऑफ द नेट एसेट्स के दोनों में होगा, पीएनएल में भी होगा प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू होल्डिंग, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी, नेट एसेट्स में भी होगा नेट एसेट्स बिलोंग टू कंपनी दैट्स पेरेंट, नेट एसेट्स बिलोंग टू माइनॉरिटी, बट सिंस यू कंसोलिडेटेड द होल द एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द पेरेंट, आप पेरेंट की बैलेंस शीट में सारे एसेट्स लेते हो तो आप माइनॉरिटी खाली अलग से दिखाते हो, ठीक है। इक्विटी तो क्या होता है? सर फिर ये माइनॉरिटी फिर इस ऐसे ही निकलता है, मतलब हम दोनों कंपनीज को फॉर एग्जांपल दो या जितने भी होंगे, जितने भी सब्सिडीज होंगे और पेरेंट कंपनी होगी, हाँ, उन सब के एसेट्स लेंगे टोटली, assets मतलब लेंगे, जब हम liabilities लेंगे। कंसोलिडेटेड, और लाइबिलिटीज लेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, मतलब एसेट्स को माइनस करेंगे, माइनस लाइबिलिटीज कुछ नहीं करेंगे, लेंगे एसेट को एसेट को ग्रॉस पे ही दिखाएंगे। मैंने एसेट को माइनस नहीं किया, एसेट 140 मैंने रखा, 100 प्लस 40, लाइबिलिटी कैपिटल करंट एसेट 30 प्लस 10, ये लाए सिर्फ नेट एसेट निकालने के लिए कि नेट एसेट्स कितने थे इसके, 40 और 10 50 माइनस 15, आउटसाइड की लाइबिलिटी 35 थे, तो इस कंपनी के नेट एसेट्स थे 45। तो मैंने बोला 35 के 35 तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में लिए, बट सारी की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, 40% pertains to minorities, वो मैंने नहीं। कैलकुलेट कर दिया और उसको अलग से दिखा दिया। तो इस तरीके से मैं सबका करूंगा, वो अलग से दिखाऊंगा, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाऊंगा। तो अब जो कोई ये दिखेगा, तो वो जब देखेगा कि ऐसा कंसोलिडेटेड पिक्चर में क्या है, 180 माइनस 55, 180 माइनस 55, 125 अगर इसके नेट एसेट्स है, तो ये नेट एसेट्स में पूरा का पूरा दावा इसका नहीं है, उसमें से नहीं, 14 जो only है 60%। आउटसाइडर्स का है, बाकी जो बचा 104 या जितना भी वो बनेगा 111, दैट पर्टेन्स टू दिस रिलायंस एज अ ग्रुप, ठीक है। ओके सर, पहले तो इस हमें नेट एसेट्स निकालने उस होते हैं, तरीके से वो उसको हमें समझ आएगा शेयर होल्डर के टोटल भाई। एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज निकलेंगे, फिर उससे हमें नेट एसेट्स मिलेंगे। यस, नेट नेट एसेट्स फिर उसके बाद हम माइनॉरिटी देख सकते हैं, उसके बाद एज पर द परसेंटेज। हाँ, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है रेजिडुअल इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है ना। करंट एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी जो बचा है वो शेयर होल्डर्स का फंड होता है, उसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंस, ये एमसीक्यू, व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल? कंसोलिडेटेड आर द फाइनेंशियल ऑफ द ग्रुप presented as those of a single enterprise, as the Reliance Group, Indian Oil Group is a single entity। उस हिसाब से क्या बैलेंस शीट इसकी बनेगी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, दे आर कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सब्सिडी होती है वो फिर तो दो तरह की होती है, होली ओनड सब्सिडी और पार्टली ओनड सब्सिडी। तो बहुत आसान है, होली ओनड का मतलब क्या है, जहां 100% शेयर आपके पास है, और पार्टली ओनड सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जहां 50% से ज्यादा है, पूरा नहीं है, ठीक है। पर्पस तो मैंने आपको बता दिया था कि एज ए सिंगल ग्रुप आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, व्हेन अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडीज और एसोसिएट्स, इट शैल इन एडिशन टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल, नॉट ओनली कि स्टैंडअलोन नहीं बनाना है, स्टैंडअलोन तो बनाना ही बनाना है, इन एडिशन टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी एंड ऑल ऑफ द सब्सिडी एसोसिएट कंपनी इन द सेम फॉर्म मैंने एज दैट ऑफ द इट्स ओन, उसी तरीके से बनाओगे। तभी आप देखना इंडियन ऑयल का जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेशन व्हिच शैल बी लेड बिफोर द एजीएम ऑफ द कंपनी अलोंग विद द लेइंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद एओसी 1 में भी इसको ये चीज भरने हैं, और सेक्शन 129 बोलता है सब्सिडरी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी एंड जेवी फॉर द पर्पस ऑफ द कंसोलिडेशन। एग्जाम्पल सीएफएस आपको देखने की जरूरत नहीं है, स्कोप ऑफ IAS 21 आपको देखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे तो बहुत डिटेल में, आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया, इसमें आप करते क्या है, ठीक है यहाँ तक। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल आएगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आएगा, एंड नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें और दो तीन चीजें होती है, जब मेथड होते हैं कंसोलिडेटेड आइटम्स में। एक सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, हम क्या देखते हैं, जब सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, इसको हम ऐसे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जस्ट थोड़ा बताऊंगा, हमें डिटेल में नहीं करना है। ये पहला स्टेप जो होता है कंसोलिडेशन में, वो हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब क्या है, जब मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, सपोज देयर इज दिस कंपनी IOCL, इसने सीपीसीएल को टेक ओवर कर दिया, ठीक है, सीपीसीएल को टेक ओवर कर दिया,
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि सीपीसीएल के जब कंपनी बनी थी तो मैंने सीपीसीएल के 18 लाख के शेयर खरीदे थे 20 लाख में, अगर आपको अभी मेरा वाला एग्जांपल याद होगा। आप देखोगे मैंने इन्वेस्ट इन सीपीसीएल किया 20 लाख। आपको पता है एएस 13 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और कॉस्ट में और एनआरवी विच इज लोअर। तो मैंने ये कॉस्ट में दिखा रहा है 120 करोड़ 20 करोड़, बट मैंने आपको दिखा था ये जो सीपीसीएल के शेयर्स थे 30 लाख का 60% मेरे पास था, वो हो गया 18 लाख। तो आपको क्या लग रहा है अभी कि मैंने जब सीपीसीएल के शेयर खरीदे थे वो 18 लाख के शेयर मैंने 20 लाख में खरीदे, तो आपको लग रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए महंगा खरीदा है। वो क्यों होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं उसमें। सपोज मैं बोलूंगा उस वक्त जो थे, उस वक्त उसके रिजर्व जो है तो वो 5 थे। सपोज उस वक्त उसके रिजर्व जो थे वो 5 की जगह मैं बोलता हूं वो 2 थे उसके रिजर्व 2 करोड़ के थे, 2 लाख के थे। तो मेरे पास कितना मिला था नेट एसेट उस वक्त अगर मैं नेट एसेट दूंगा, उस वक्त अगर मैं नेट एसेट देखूंगा 30 का मुझे 60% मिलेगा, 2 का मुझे 60% मिलेगा। 30 का 60% होता है 18, 2 का होता है 1.2, दैट इज 9.2। तो जब मैंने खरीदा था सीपीसीएल को उस वक्त उसके नेट एसेट्स कितने थे? नेट एसेट्स निकालने का 2 तरीका होता है, या तो आप करो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या आप करो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। देखो 40 प्लस 10 50, 50 माइनस 15 कितना होता है? 35। तो नेट एसेट निकालने का 2 तरीका होता है, ये आप दूसरे एक पॉइंट सब याद रखो, कंसोलिडेशन छोड़ को। ऐसे आपको एग्जाम में आएगा नेट एसेट निकालो, तो एक तरीका होता है नेट एसेट निकालने का ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स 50 माइनस लायबिलिटीज 15। दूसरा होता है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज 30 प्लस 15, दैट इज द नेट एसेट्स। नेट एसेट कंपनी के कितने हैं भाई? एसेट्स तो टोटल 50 है कि नहीं? नेट एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट्स कितने कंपनी के, जल्दी बताओ। कंपनी के एसेट्स कितने हैं? 50 है ना जी। नेट एसेट का नेट मतलब क्या है? नेट में कंपनी के कितने हैं? वो कितने हैं भाई? 50 तो पूरा है, बट 15 तो उधार है ना इसमें, ये तो लोगों का पैसा है 15। तो 50 में से 15 माइनस करा वो कितना होगा? 35। दूसरा तरीका क्या है? शेयर होल्डर का पैसा कितना है? 30। रिजर्व भी किससे बिलोंग करते हैं? शेयर होल्डर से। 30 प्लस 5 कितना होता है? 35। तो इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो नेट एसेट्स का मतलब दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, वो है 35। अब मैं बोलता हूं कि जब सीपीसीएल को मैंने खरीदा था तब उसके जो नेट एसेट्स थे वो 32 थे, तो मुझे उस वक्त 60% मिला होगा क्योंकि मैंने 60% शेयर लिया। तो मेरे पास कितना था? 19.2। अब मुझे बताओ जब उस वक्त मैंने सीपीसीएल को खरीदा मैंने कितना पैसा दिया? 20। और मुझे उस वक्त के कितने नेट एसेट्स मिले थे? 19.2। तो मैंने महंगा खरीदा कि नहीं खरीदा? कितना? मैंने 80,000 से महंगा खरीदा। जब आप किसी चीज को 80,000 में महंगा खरीदो हम क्या बोलते हैं? ये मैंने गुडविल का पैसा दिया है। तो वहां पे जो ज्यादा पैसा दिया होता है उसको हम गुडविल दिखाते हैं। बट अगर उल्टा होगा, उस वक्त अगर मुझे नेट एसेट्स 21 मिले थे, 21 के नेट एसेट्स मिले थे, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 21 की चीज मुझे 20 में मिली तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो पहला स्टेप होता है कंसोलिडेशन में टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा? अगर उस वक्त के नेट एसेट से मैंने ज्यादा खरीदा था तो मेरा हो जाएगा गुडविल, अगर कम पे खरीदा था तो मेरा हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना होता है। क्लोजिंग डेट पे माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना होता है? वो होता है consolidated reserves, that is my reserves plus what I am getting from the subsidy, that is the consolidated disposal of subsidy। आपको नहीं जाना है। इंट्रा ग्रुप के बैलेंसेस मैंने कंसोलिडेट करता हूं मैं, और आईओसीएल सीपीसीएल आपस में भी डील करता रहता है। अब आईओसीएल का क्या है, जैसे मैंने कल भी बताया, अब आईओसीएल दिखाता है मुझे सीपीसीएल से पैसा लेना है। जब आप सीपीसीएल को कंसोलिडेट करोगे आप वहां पे उसके सारे एसेट ले लिए। यहाँ पे जब आपने सीपीसीएल की लायबिलिटीज लगी 15, इसमें क्या था? सीपीसीएल ने बोला था कि यार 5 लाख मुझे इंडियन ऑयल को देना था क्योंकि इंडियन ऑयल से कुछ माल वाल लिया था। तो इंडियन ऑयल के 30 लाख में 5 लाख तो था कि ये सीपीसीएल से लेना है। अब आप क्या बोलो, जब कंसोलिडेट कर रहे हो आपने यहाँ पे भी दिखाया वो 5 लाख लेना है सीपीसीएल से, और यहाँ पे भी देखा 5 लाख आईओसीएल को देना है। अरे यार पागल लोग हो क्या? अपने से थोड़ी लेते देते रहेंगे। यहाँ से बोलो कि मुझे लेना है सीपीसीएल से, अब सीपीसीएल को मर्ज किया आईओसीएल में, आईओसीएल बोल रहा है मुझे किसी से लेना है 5 लाख। किससे लेना है? अपने से लेना है। इट डजंट मेक सेंस ना। तो इनको हम खत्म कर लेते हैं, डेटर क्रेडिटर को वहां पे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को खत्म करते हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंडियन ऑयल जी इनको राइट ऑफ करते हैं ना, मतलब जो इनके आपस में ये होते हैं। राइट ऑफ नहीं करते हैं बिकॉज कंसोलिडेशन में हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हैं, ये सिर्फ बैलेंस शीट बनाते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है बुक से हटा देना। सीपीसीएल की बुक्स अपने पास रहती है, टीएनआई की बुक्स अपने पास रहती है, ये अलग से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कोई अकाउंटिंग एंट्रीज उसमें नहीं पड़ती है, समझ लेना इस बात को।
राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो हम नॉक ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या था ना, उड़ा देना अपनी एसेट से। तो अगली बार क्या होगा, फिर इंडियन ऑयल की बैलेंस शीट से वो चीज उठ जाएगी। इंडियन ऑयल की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में वो 5 लाख का रिसीवेबल रहेगा, सीपीसीएल की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में वो 5 लाख का वो रहेगा। जब हम कंसोलिडेशन बनाते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो दिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी वजह से आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री नहीं करते हैं, वो हम एक्सेल में बनाते हैं। तो उसमें हम सिर्फ नॉक ऑफ कर दिया है कि भाई यहाँ से हम एसेट दिखा रहे हैं, यहाँ से लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, उसको नॉक ऑफ कर रहे हैं, ना एसेट दिखाओ ना लाइबिलिटी दिखाओ। ओके ओके। अपने अपने मतलब जो इनके अपने मेन स्टैंडर्ड ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वहां पे दिखाना होता है। वहां पे दिखाते हैं जो स्टैंड, हाँ जो कंसोलिडेटेड है वहां पे में नहीं दिखाते है। हैं, कंसोलिडेशन में नहीं दिखाते। और कंसोलिडेशन का आपको ये भी याद है, कंसोलिडेशन में कोई अकाउंटिंग नहीं होती है पर से, मतलब जब हम बोलेंगे कि ये कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं सैप ऐप में, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिटवीन इन फ्रंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इसलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, इंडियन ऑयल सीपीसीएल को माल बेचता है, अब हम उनके लिए क्रूड खरीदते हैं और उनको दे देते हैं थोड़ा महंगे रेट पे, थोड़ा सा, ठीक है। उनके लिए तो मार्केट से जाएंगे तो उनको और महंगा पड़ेगा, हम उनके लिए कभी क्रूड वूड भी खरीदते हैं। अब वो उसकी स्टॉक में पड़ा हुआ है, इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, तो भाई मैं तो यहाँ से दिखाता है मैंने सेल किया, स्टैंड अलोन में क्या दूंगा, मैंने क्रूड सेल किया, उससे मैंने प्रॉफिट कमाया। अब भाई देख रहा हूं जब कंसोलिडेट कर रहा हूं तो उसकी इन्वेंटरी में पड़ा है, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम एडजस्ट करते हैं और इन्वेंटरी को भी ठीक करते हैं। नॉन करंट एसेट ट्रांसफर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतना ही आपको इसमें जानना है, और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। है तो ये बहुत डिटेल में, बट आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसोलिडेशन। अपेरेंटली आई डोंट फील इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, बट स्टिल यू नेवर नो कि क्या हो सकता है, तभी मैंने इस टॉपिक को करा दिया, ताकि मैं जब आपके लिए एमसीक्यूज लाऊंगा तो आई विल ट्राई कि मैं इसमें से कुछ एमसीक्यूज लाऊं, तब आपको रिकॉल हो जाएगा कि सर ने कुछ पढ़ाया था इसमें। ऐसा ना कि आपको लिए बाउंसर हो जाए। बाकी ये 108 पेज का चैप्टर है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो विद दिस हमारा जो सिलेबस का पहला पार्ट था अकाउंटिंग फाइनेंस में, ये कंप्लीट हो गया। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। परसों की क्लास कितने बजे होगी दैट आई विल लेट यू नो, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम संडे की भी क्लास लेंगे, वो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, अभी प्रेयर का टाइम भी हो गया, डिनर का टाइम भी हुआ होगा आप लोगों को। और जो मैंने क्लास के पहले मेरे रिक्वेस्ट की थी, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 बाकी लेक्चर्स का वेट मत करो। और जो ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए थे, फाइनेंस अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी के लेक्चर्स, एडिशनल टॉपिक्स थे फाइनेंस का अलग प्लेलिस्ट, उसमें टैक्स है, कॉस्टिंग है, वो सब पैरेलली देखते रहो, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। उसके बगैर भी आपके पास अगर टाइम बच रहा है, आप स्पेशली अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डो नॉट रिलाई ऑन मी ओनली। यूट्यूब पे इस सिलेबस को देखो, इकोनॉमिक्स के, बाकी सबके, टैक्स के, टैक्स से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी कवर करा दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स से हम भी लाएंगे, बट आपको उसका वेट नहीं करना है। जितना भी आपका टाइम बच रहा है, आप उसको एफिशिएंटली यूज करो। यूट्यूब पे आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, बस आपको ये देखना है कि कौन सी चैनल आपको सूट कर रही है आपके एग्जाम के लिए। बिकॉज ये यस, मोर और लेस हर स्टेट में पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, ये सिलेबस होता है कहीं ना कहीं, तो वो कवर किया जाता है, और नेशनल लेवल के हमसे भी कहीं सुना अच्छा पढ़ाते हैं। बस आपको वो आइडेंटिफाई ढूंढने की कोशिश करनी है कि कहाँ से अच्छा कंटेंट मिल रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर मेरा था एक डाउट। जी जी, सर श्योर। सर आपने कल करवाया था ना वो मर्जर वाला, हम्म वो सर उसमें आपने जैसे कैपिटल रिजर्व का बताया था कि हम्म अगर जैसे और मतलब 10 लाख के शेयर्स थे उनके, तो हमने उनको 8 लाख पे किया, तो 2 लाख जो हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। अगर हाँ वही जैसे 10 लाख के थे, हम उनको 12 लाख पे करेंगे, पे हाँ, मतलब जैसे वो शो करेंगे, तो वो कैपिटल रिजर्व से लेस होगा। नहीं वो गुडविल हो जाएगा। अभी भी मैंने बताया ना, कंसोलिडेशन में भी मैंने ये चीज बताई। कंसोलिडेशन में भी क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है उसका सब्जी का, तो वही चीज आ रही है। तो मैंने बोला कंसोलिडेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर सीपीसीएल का, यही तो मैं अभी बता रहा था, सीपीसीएल के आपने नेट एसेट्स लिए 19.2 लाख, बट आपने दिया 20 लाख, तो आपने 80,000 ज्यादा दिया। ये ज्यादा हम बोलते हैं ये मैंने गुडविल का पैसा दिया, बट अगर इसका लेकिन उल्टा था, कल आपने इसका बोला था कि कि 20 गुडविल। लाख के पैसे में आपको 21 लाख की चीज मिली, तो आप बोलोगे आपका कैपिटल रिजर्व हो गया 1 लाख का। सर आपने कल बोला था ना, लेकिन गुडविल हम परचेज के मामले में वो करेंगे, शो करेंगे। तो वही मामला हुआ ना, आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, यू आर परचेजिंग दैट कंपनी बेसिकली। और वहां पे क्या हुआ, आपके पास नेट एसेट्स मिले 19 लाख के, और आपने पैसा दिया 20 लाख, तो आपने ज्यादा दिया।
यस सर। जो आप बोल रहे हो कि 10 लाख के एसेट्स मिले और आपने क्या किया 12 लाख दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया दोस्त, दैट इज गुड गेन। नहीं वही, थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन थी। थैंक यू सर। गुड और नाइट। कोई डाउट किसी का? क्वेश्चंस को अपने पास मत रखो, ठीक है? मैं किसी को पर्सनली आप में नहीं जानता हूं, ना कोई यहाँ पे किसी को पर्सनली जानता है, ठीक है? तो क्वेश्चंस बिला झिझक के पूछ लो। वो सर ये जो आप ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना, इसके मत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, लाइक वी हैव टू फाइंड नहीं, आउट अ माइनॉरिटी मुझे नहीं इंटरेस्ट। लगता है उतना लेवल का आ जाएगा, क्योंकि मैं पास के पेपर देख लिया, नहीं है वैसे। बट अगर आप देखोगे मोटा मोटी, मैंने बताया माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे करते हैं, तो मैंने सिंपल बोला कि भाई नेट एसेट्स देखो सब्सिडी के कितने हैं, उसमें से माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग इंटू करो। अगर नेट एसेट्स 35 थे और माइनॉरिटी का शेयर होल्डिंग 40% था, तो 35 इंटू 40% दैट इज 14 लाख इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स का कितना परसेंटेज ऑफ शेयर एसेट्स है जो मेरे नहीं है, बाकियों के है, माइनॉरिटी के। तो बाकियों के शेयर कितने, उसमें से 40%। नेट एसेट्स कितना था 35 इंटू 40% दैट इज 40 लाख। बस ओके ओके तो आप इसको नोट ओके सर, कर थैंक यू सो मच। लो। और किसी का कोई डाउट? लड़कन छन डाउट आउट है यहाँ के ना, तो छीन कहाँ लड़कन है वैसे? दो तो इशफाक मुझे नजर आ रहा है, हादी आगे से लड़का है, शबीर अहमद 3 है। एनीवेज चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।